I've always been an Andhraite, but now I feel like I'm also a Bihari. And I'm from Andhra Pradesh as well. We are actually very lucky that we are from Bharat. People are so different yet same at the end of the day. ये आंध्रा और बिहार की शादी, ये तो भारत की शादी. और हमने सोचा है कि भारत की शादी है तो भारत की प्रधानमंत्री को इनवाइट करना ही पड़ेगा. మోడీజీ గారిని చాలా మంది ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన టీలు అమ్మిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఒక దేశానికి ప్రధానమంత్రి అయ్యారు ఆయన. My mom is a very huge fan of Modi ji. I would attribute some amount of success in my life to him because of how he had overcome hardships and how he had inspired me to become a better person. When we decided that we will get married, we thought we should invite Modi ji. ఐ ఫీల్ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అని నేను ఫీల్ అయ్యి ఆయనకి ఒక లెటర్ పంపించాను. తేజ చేత మా అబ్బాయి చేత పంపించాను. He represents unity of cultures, he represents unity of the nation, and our marriage itself is a unity of two different states and cultures. అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒక రెస్పాన్స్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి అని. ఆ రోజు నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను లెటర్ వచ్చింది మోడీజీ ఆఫీస్ నుంచి. I was in office when Surya called and said that he has actually received a response. By the end of the day, I ran and met Surya just to see the letter and what he has written. Srimati Sai Lakshmi ji, as a Suriteja and Namrata embark upon a voyage of trust and togetherness of a lifetime. Heartiest congratulations and best wishes to them on the auspicious occasion of their wedding. May the couple enhance love and affection for each other every single day. May they live for 100 years, being there for each other at all times, helping each other fulfill dreams and aspirations. May the groom and the bride be ideal companions. I once again extend my greetings and best wishes to you and the couple on the momentous occasion. Warm regards, yours Narendra Modi. మోడీజీ గారి దగ్గర నుంచి అలా లెటర్ రావడం అనేది మొత్తం మా ఫ్యామిలీకి మంచి బ్లెస్సింగ్ కింద నేను ఫీల్ అయ్యి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను నేను. पंख पसारे संग उड़ते पक्षी, जड़ों से जड़ों को थामे वृक्ष, धरती से आकाश तक, मानवता के विकास तक, इन सभी के स्वरूप की अनुभूति है एकत्व. सामंजस्य और सहयोग प्रकृति का शाश्वत नियम है जो हर जीवन को जोड़े रखता है. एकत्व हमेशा से मानवता के विकास का मूल रहा है. आज के दौर में भी भारत की सामाजिक संरचना को एक सशक्त समाज के रूप में जोड़े रखने वाली सबसे बड़ी शक्ति है जन. जन केवल एक समूह नहीं, बल्कि ये साथ मिलकर एक बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने की शक्ति है. वेदों में भी ये वर्णित है. संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम्. हम सब एक साथ चलें, आपस में संवाद करें, हमारे मन एक हों. प्राचीन काल से हमारी सोच भी यही थी. भारत में ये भावना केवल संस्कृति तक सीमित नहीं है, ये हमारी सामाजिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी गहराई से समाई हुई है. भारत की कहानी यदि हम देखें तो वो जन समूह या जनशक्ति की कहानी है और ये हमारी सभ्यता की विशेषता रही है. साम्राज्य किसी के पास भी हो, राजा कोई भी हो, शासक कोई भी हो, असली शक्ति प्रजा के पास रही है. निर्णय प्रजा ने किए हैं. हमारे शास्त्र भी यही बात कहते हैं और हमारी प्राचीन शासन व्यवस्था जो है वो वैदिक काल से लेके वर्धन काल तक या उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर तक जो हमारी शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है और इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है. सदियों से हमारा शासन लोगों को सशक्त करने के लिए रहा है, शासकों को नहीं. भारत में पंचायत की अवधारणा बहुत पहले से थी.
लोथल जैसे उदाहरण हैं, जहां शहर लोगों की परिषद द्वारा शासित होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्योगों और कारीगरों से अपील की, भारत के लिए बनाओ, भारत में बनाओ और दुनिया में बेचो। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत ने लोगों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और आयात महत्व समझाया। ये पहल भारत को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बनी। देखिए, मेक इन इंडिया शुरू करने के पहले कई बार प्रेजेंटेशन हुए प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा कि इसको अगर करना है तो कई चीज़ें करनी होंगी। पहले तो सारे इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व करना होगा, सारे एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करना होगा, एमएसएमई को इन्वॉल्व करना होगा, आपको जो हमारा पेटेंट ऑफिस है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और ग्रास रूट लेवल से आप मोमेंटम शुरू करिए। तो उस पर बड़ी मेहनत हुई हम लोग को। सारे रूल्स रेगुलेशन हटाए गए। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 145 रैंक पे थे, हमने करीब 80 रैंक जंप किया तुरंत। तो ये सब जन आंदोलन की वजह से हुआ। ये सारे के सारे जो बदलाव आए ये जन आंदोलन बनाने की वजह से हुए, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो कह रहा था उसकी सुनाई हुई, सुनाई के बाद कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के बाद ये देखिए बदलाव आते चले गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया माय गव शासन में क्रांति लेकर आया, जो नागरिकों और सरकार के बीच सीधे संवाद का माध्यम बना। इस प्लेटफॉर्म ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सहभागी शासन को संभव बनाया। मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता से सीधा संवाद करने और उनकी समस्याओं को साझा करने का मंच बना। डिजिटल हो या रेडियो, मोदी जी का सपना एक ऐसा भारत है जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाए और वो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान को एक जन आंदोलन बनाया ताकि हर भारतीय अपनी सेहत को प्राथमिकता दे। उनकी अपील थी, खुद को फिट रखो, स्वस्थ रहो। स्कूलों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिविधियों ने हर उम्र और वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया और फिटनेस को एक जीवन शैली बना दिया। इससे पहले किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने फिटनेस को इतना प्रमोट नहीं किया था जितना कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने करा। फिट इंडिया मूवमेंट से थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू द प्रमोशन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हमारी कंट्री में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया और ये एक मूवमेंट से एक जन आंदोलन बन गया जिससे हमारी कंट्री फिट इंडिया की तरफ बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। ये दिन सिर्फ स्वास्थ्य का उत्सव नहीं, बल्कि वैश्विक एकता का प्रतीक बना। हर साल लाखों लोग योग अपनाकर शांति और सेहत का संदेश देते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनूठे प्रयासों से इस लड़ाई को जन आंदोलन का रूप दिया, जिससे लोगों के मन से भय दूर हुआ और घरों में रह रही जनता में सजगता और आत्मविश्वास पैदा हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रयासों को जन आंदोलन में बदल दिया। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में वैश्विक महामारी के समय भी लोगों को अद्भुत तरीके से मोटिवेट किया। जहां जनता कर्फ्यू, थाली बजाने और दीप जलाने जैसे प्रयासों ने डर को साहस में बदल दिया। इस भावना ने आजादी के अमृत महोत्सव को राष्ट्रीय एकता और जन सहभागिता का प्रतीक बना दिया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, जिससे देश के हर कोने में तिरंगा लहराया गया। राष्ट्रगान नामक एक हमने कार्यक्रम किया। उसमें यह था कि 15 अगस्त 2021 को इस कार्यक्रम को हमने आरंभ किया कि हर व्यक्ति राष्ट्रगान गाएगा या राष्ट्रगान की कुछ पंक्तियां गाएगा और अपना उसको एक सेल्फी लेके अपलोड करेगा। उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई। इसी भावना के तहत हमने 2022 तक हर घर तिरंगा की कल्पना करी
हर घर तिरंगा में भी हमने राष्ट्र का एक प्रतीक लिया जो हमारा तिरंगा है, और इस बार तो हमें अप्रत्याशित जन भागीदारी प्राप्त हुई। लगभग हर घर ने अपने घर पर तिरंगा फहराया। 6-7 करोड़ सेल्फीज हमारी वेबसाइट पे अपलोड हुई और पूरे देश में एक जश्न का माहौल केवल एक तिरंगे ने बना के रख दिया। इस अभियान में 6 करोड़ से अधिक लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे साझा किया। तिरंगे की बढ़ती मांग को अवसर में बदलते हुए नए नियम बनाए गए, जिससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार मिला। इस महाअभियान ने देश के हर नागरिक को जोड़ा और पूरे भारत में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को मजबूत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक पेड़ मां के नाम आंदोलन शुरू किया, जिसमें हर नागरिक से एक पेड़ लगाने की अपील की। यह अभियान जन जागृति बना, जहां हर घर, स्कूल और समुदाय ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। ये पहल सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ा रही है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस होगा। राम मंदिर का निर्माण एक जन आंदोलन का प्रतीक है, जो पूरे विश्व में लाखों लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं से प्रेरित है। राम मंदिर के लिए दशकों से जनता का प्रयास और संघर्ष जारी रहा। 90 के दशक की शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिससे लाखों लोग इस लक्ष्य से जुड़े। बाद में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकली राम रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में समन्वय की जिम्मेदारी संभाली और इसे एक बड़े जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने जो उस समय कहा कि समाज का ये मंदिर है, समाज के सहयोग से ये मंदिर बनना चाहिए। आज जो करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपने सहयोग प्रदान किए हैं, गरीब ने भी किया है, ठेले वाले ने भी किया है, छोटे जो यहाँ आकर के सहयोग नहीं करता था, उसने लोगों के माध्यम से अपना सहयोग पहुंचाया है। 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। इसलिए पूरा देश इसके साथ जुड़ा है। G20, जो पहले सिर्फ कूटनीतिक बैठकों तक सीमित था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन भागीदारी का उत्सव बन गया। उन्होंने इसे सिर्फ दिल्ली तक न रखकर देश भर में आयोजित किया, ताकि हर भारतीय इसका हिस्सा बन सके। नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब जनता जुड़ती है तो आयोजन का महत्व बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनशक्ति को सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण का माध्यम बताते हुए कई पहल का आह्वान किया। जैसे उन्होंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के तहत विश्व के सभी देशों के लोगों से अनुरोध किया कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाएं, और उन्होंने पूरे विश्व से प्लास्टिक मुक्त का आह्वान किया। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड वन हेल्थ मिशन, वन सन वन वर्ल्ड जैसे अभियानों का नेतृत्व किया। स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए पूरे मानवता को एक साथ आने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी पहल है जिसने पूरे विश्व में योग के माध्यम से शांति और समग्र स्वास्थ्य का संदेश फैलाया है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करते हुए नरेंद्र मोदी जन भागीदारी की अपार शक्ति से एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर वैश्विक नेता तक
नरेंद्र मोदी का जनशक्ति में अटूट विश्वास उनकी हर पहल में स्पष्ट झलकता है। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को एक जन आंदोलन का रूप देने का संकल्प लिया। जब पूरा देश एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो जनशक्ति ही हमारे समृद्ध और उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।